नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं आपके साथ हूं ज्योति। तो आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की, तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे, जिसमें सबसे पहली खबर गुरुग्राम से आने वाली है, जहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने गुरुकमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी के कार्यों को भी गिनवाया है। दूसरी बड़ी खबर जो है चंडीगढ़ से है, जहां पर गर्मी का सितम लगातार जारी है। सिरसा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। तीसरी बड़ी खबर फरीदाबाद से है, जहां गर्मी के कहर को देखते हुए स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाओं की छुट्टियों के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं चौथी खबर करनाल से है, जहां पर नागरिक अस्पताल में बार बार बिजली गुल होने के कारण मरीज परेशान नजर आ रहे हैं। तो चारों बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर, तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पहली खबर जो है उसमें आप पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए वो नजर आए। वहीं दूसरी खबर भीषण गर्मी को लेकर है, जहां प्रदेश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। और चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुकमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने राकेश दौलताबाद के निधन पर दुख जताया, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना भी उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार के डर से बौखला गई है। इसी के साथ ही पूर्व सीएम ने बीजेपी के कार्यों को भी गिनवाया और इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा भी इस दौरान किया। जैसा ये हमारा आयुष्मान भारत है, इसके अंदर हरियाणा ने भी 1,20,000 के बजाय 1,80,000 लिमिट करके और चिरायु हरियाणा योजना आगे बढ़ाई कि हम इनको भी प्रदेश की ओर से इसका जो सारा खर्च है वो वहन करेंगे। यहीं तक नहीं रुके, 1,80,000 से 3 लाख तक, इसमें नॉमिनल 1,500 रुपये साल का लेकर के और वो 5 लाख का बीमा उनका भी किया। और अब तो उसके बाद जो हमने घोषणा कर रखी है चुनाव शुरू होने से पहले, नोटिफाई अभी होनी है वो, लेकिन उसमें एक प्रकार से इसको यूनिवर्सल कर दिया कि सब लोग 5,000 रुपये का एक प्रीमियम दे करके और अपने आप को उसमें जोड़ सकते हैं, कोई आयु का हिसाब नहीं है। तो ऐसी योजनाएं बहुत बनाई हैं। जहां तक आयुष्मान भारत 70 साल से ऊपर के लोगों का है, उसमें इंडिविजुअल के लिए 5 लाख रुपए का बीमा 70 साल से ऊपर के लोगों का, वो भी हमने अपने संकल्प पत्र में ये जारी कर चुके हैं। तो ऐसी लोकहित की योजनाएं, ऐसे नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज आज निर्णय प्रक्रिया में मोदी जी, अमित शाह जी, इनका देश और दुनिया में धाक जमी है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, उसको कैसे सरल तरीके से और उसका निर्णय ले लेते हैं। अब कांग्रेस के लोग हमेशा डराते रहे क्या कि अगर आपने राम जन्मभूमि के विषय को हाथ लगाया, अगर आपने 370 को हाथ लगाया तो गृह युद्ध हो जाएगा, देश में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी के शरीर पर कोई खरोंच आई? कितना स्मूथली ये सारे काम हुए। राम जन्मभूमि का कोर्ट ने निर्णय दिया और 370 का जो अमेंडमेंट है वो सरकार लेके आई और किसी ने, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग उसमें आज प्रसन्न हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि हम देश की मुख्य धारा में आ गए। जो वहां के लोकल लीडर्स जो अन्याय करते थे, उस अन्याय से वो बच गए। सरकारी खर्चा जितना दिखा दिया जाता था, कोई ऑडिट भी होता था, वो ऑडिट वहां होने लग गया। एससीज को जो रिजर्वेशन वहां होता नहीं था, वो एससीज को रिजर्वेशन मिलने लग गया। नौजवानों को रोजगार के साधन, इंडस्ट्री को वहां जाने का मौका, ये सब मिले हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की जनता भी इस विषय को सराहती है। जो कांग्रेस के लोग यानी मुसलमानों को अपना एक वोट बैंक मान के चलते हैं, आखिर उनके प्रति अगर उनकी बहुत ज्यादा लगाव और सहानुभूति होती तो मुस्लिम महिलाओं के साथ ये अन्याय लगातार न चलता, जो अन्याय 3 तलाक के रूप में मुस्लिम महिलाओं को झेलना पड़ता था। मोदी जी ने उसको स्वागत किया। मेरा कहना कि यह है कि मुद्दे राष्ट्रीय थे और इन लोगों ने जानबूझ करके और छोटे छोटे मुद्दों पर लेकर के आए कि जनता को कैसे बहका सके, कैसे उनको झूठ बोल करके उनको आकर्षित कर सके। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि हम सरकार में आएंगे तो हम 1 लाख रुपया हर गरीब महिला, नौजवान, बेरोजगार उसके खाते में डालेंगे, जिसका उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में आपको इतना पैसा मिलेगा। मैं ऐसा उनसे पूछता हूं, मेरा प्रश्न है कि कभी हिसाब किताब तो पढ़ा होगा उन्होंने थोड़ा बहुत। अगर हिसाब किताब लगा लें तो ऐसी जनता 130 करोड़ में से अगर मानो 40% भी हो तो 52 करोड़ बनती है। अगर
यानी 40%, अगर 30% भी कर लें तो ये 40 करोड़ बनती है। 40 करोड़ लोगों को अगर 1-1 लाख रुपया दे दिया तो कितना चला जाएगा? 40 लाख करोड़। और देश का बजट आज कितना है? इस साल में बजट तो भी पेश हुआ है, टोटल बजट 48 लाख करोड़ है। अगर 48 लाख करोड़ में 40 लाख या 52 लाख करोड़ केवल एक स्कीम में देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो भाई ये तो कोई भी सरल आदमी पूछेगा आप पैसा लाओगे कहां से? अगर एक ही स्कीम के ऊपर देश ने चलना और बाकी सारा देश बंद करना है तो देश बंद नहीं होने वाला, इनकी दुकान जरूर बंद है। तो ऐसे ऐसे झूठ, ऐसे ऐसे किस्से ये लोगों ने लोगों को सुनाए हैं। अब आम आदमी भ्रमित होने में थोड़ा उसको लगता है कि शायद 1 लाख मिल रहा। इन्होंने पिछली बार भी कहा था कि हम युवकों को 72,000 रुपया मिनिमम आय की गारंटी देते हैं, यानी अगर नहीं भी वो कुछ करता होगा तो 72,000 रुपया उसके खाते में जाएगा। उस 72,000 को उन्होंने 1 लाख किया, जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, हम युवाओं को तो स्किलिंग कराएंगे, उनको स्किलिंग करा के उनको लोन देंगे, इंटरेस्ट माफ करेंगे, लेकिन काम खुद करना पड़ेगा। और उस काम करने के लिए उन्होंने लोन के रूप में मुद्रा स्कीम चलाई, 10 लाख, अभी नए अगले 5 वर्ष के लिए 20 लाख कर दिया। छोटे छोटे रेडी फेडी वाले उनको 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, अब 1 लाख कर दिया कि उनको जितनी आवश्यकता है बिना इंटरेस्ट के वो भी देंगे स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत। महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को लखपति दीदी, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका उत्पाद वो जो बनाते हैं, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, कोई खिलौने बनाता है, कोई घर के सामान, कपड़े का सामान है, कोई बुनाई है, कोई कढ़ाई है, या कोई खाने की चीजें, कोई बिस्कुट बनाते हैं, कोई मुरब्बा बनाते हैं, अचार बनाते हैं, इन सब की बिक्री की व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे कठिनाई काम है वो मार्केटिंग की है। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार जो है 2019 का इतिहास दोहराया जाएगा, साथ ही हरियाणा में 11 कमल खिलने वाले हैं। उन्होंने कहा, जीत का दावा करते हुए यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आए। तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हार के डर से कांग्रेस बौखलाई हुई है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। इस बार जो है फिर से 10 की 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होने वाली है, ऐसा दावा करते हुए वो नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक जो उपचुनाव एक सीट पर जो हुआ था करनाल में, वहां पर भी बीजेपी ही जीतने वाली है, ऐसा दावा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर नजर आए। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और इस दौरान जो है लोगों को उन्होंने अपने सरकार के कामों को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि सरकार जो है किसानों के हित में काम कर रही है और घर बैठे लोगों को पेंशन मिल रही है। 14 फसलों पर एमएसपी जो है हरियाणा सरकार ने दी है। तो इस तरीके की जो उपलब्धियां हैं सरकार की, वो यहां पर गिनाते हुए भी नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, बीते दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने समीक्षा बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या क्या जानकारी दी है, क्योंकि लगातार जीत का दावा इस बार बीजेपी करती हुई आ रही है? बिल्कुल, देखिए चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में 4 जून को इसका परिणाम घोषित होना है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम पहुंचे थे, जहां पर उन्हें तमाम जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, हरियाणा सरकार की जो योजना थी, वो तमाम योजना के बारे में उन्होंने बखान किया कि किस तरह से जो भाजपा सरकार है युवाओं को रोजगार दे रही है, महिलाओं को रोजगार दे रही है। लखपति दीदी वाली योजना उन्होंने गिनवाई, तमाम तरह की योजनाएं उन्होंने गिनवाई, किसानों को लेकर उन्होंने योजनाएं गिनवाई। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए कि किस तरह से कांग्रेस अब बुखला गई है और ऐसे में इस तरह की बातें कर रही। जो 1 लाख रुपए वाले बयान पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा। हालांकि देखिए, अभी 4 जून को परिणाम आने हैं। ऐसे में जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ तौर पर यह दावा भी किया कि 10 की 10 सीटों पर भाजपा जीत रही है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां थी, चाहे वो विदेश नीतियां थी, चाहे वो रोजगार को लेकर नीतियां थी, चाहे वो महिलाओं को लेकर तमाम नीतियां थी, राम मंदिर के निर्माण की उन्होंने बात की, साथ ही साथ जो 3 तलाक 370 धारा की उन्होंने तमाम तरह की बात की है। तमाम मुद्दों को देखकर जनता ने वोट किया है और इसका परिणाम काफी सुखद होगा और 10 की 10 सीट पर हम जीत रहे हैं, इस तरह का दावा किया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी वो निशाना लगातार साधते नजर आए।
जी बिल्कुल, ये तो रही विजेंद्र राजनीतिक पार्टियों की बात। बीजेपी अपने दावे कर रही है, कांग्रेस अपने दावे कर रही है, क्षेत्रीय जो दल है इनेलो और जेजेपी वो भी अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, क्या लग रहा है? क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंटेज भी 5% गिरा है। ये काफी चिंताजनक है, एक गंभीर बात ये भी है। बिल्कुल, देखिए जैसे हम अब गुरुग्राम लोकसभा की करें तो यहाँ भी गुरुग्राम लोकसभा में जो वोट प्रतिशत काफी कम रहा। सबसे बड़ा कारण यह निकल कर सामने आया कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर 44 पार कर गया। ऐसे में ऐसी भीषण गर्मी, जो बुजुर्ग हैं, छोटे जो 18 साल की उम्र के बच्चे थे, उनमें भले ही जोश देखने को मिला था, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो घर से नहीं निकल पाए। मतदान काफी कम रहा। हालांकि प्रशासन ने, जो चुनाव आयोग था, लगातार लोगों को जागरूक भी किया। नए नए तरह के जो हथकंडे अपनाए, लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह की बातें उन्होंने बताई। जनता के बीच जाकर कई तरह के डेमो किए, कई तरह के नुक्कड़ नाटक करके उनको समझाया। लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी ने इस तरह का सितम ढाया कि जो वोट प्रतिशत है वो काफी कम रहा। मेवात में जहां पर काफी वोट प्रतिशत ज्यादा रहता था, वहां भी बहुत कम रहा। तो ऐसे में साफ तौर पर जो शहरी वोटर है वो बहुत कम निकल कर आया। हालांकि जो कॉलोनियां थी, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, वहां पर तो वोट हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में थोड़ा वोट प्रतिशत कम है। और ऐसा माना जाता है कि जो शहरी वोटर है वो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो हवा है, देखिए हर तरह की बातें चल रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो 10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं, ऐसे ही कांग्रेस कह रही है कि वो 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इस तरह का कांग्रेस भी दावा कर रही है। रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद सीट पर वो लगातार दावा कर रहे हैं। सिरसा की सीट पर वो दावा कर रहे हैं, और ऐसे में अंबाला की सीट पर वो दावा कर रहे हैं। लेकिन देखिए परिणाम 4 जून के बाद ये साफ हो पाएगा कि जनता ने किन मुद्दों को लेकर वोट किया। क्या जो नेशनल मुद्दे थे उनको ध्यान जहन में रखकर वोट किया? क्या कांग्रेस, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगाते नजर आए कांग्रेस पे कि जो छोटे मुद्दे थे, बिजली, पानी, सड़क, इन छोटे मुद्दों को, मूलभूत सुविधाओं को लेकर कांग्रेस ने जनता के बीच में प्रचार किया, क्या वो मुद्दे काम आएंगे? तो ये बातें हैं। लेकिन 4 जून को साफ हो पाएगा कि जनता ने किसको बहुमत दिया और किस पार्टी की कितनी सीटें निकल कर आई और देश में किसकी सरकार बनती नजर आती है। जी, निश्चित तौर पर विजेंद्र, ये तो 4 जून के इंतजार के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो वहीं हरियाणा में गर्मी का सितम लगातार जारी है। सिरसा की बात करें तो प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा है। और आपको यह भी बता दें कि सिरसा का जो अधिकतम तापमान है वो 48.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नूह में अधिकतम तापमान 48 डिग्री, नारनौद में अधिकतम 47.5 डिग्री रहा। हिसार की बात करें तो 47.2 डिग्री सेल्सियस रहा। और रोहतक का अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस मापा गया। साथ ही झज्जर और महेंद्रगढ़ की जहां बात करते हैं तो यहां पर भी अधिकतम तापमान जो है वो 47 डिग्री सेल्सियस नापा गया। वहीं आपको यह भी बता दें इसी के साथ ही कि फरीदाबाद, चरखी दादरी और जींद में तापमान यहां पर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के गर्मी से लोग हाल बेहाल हैं। और वहीं राजधानी चंडीगढ़ का जो हाल अगर जाना जाए तो 45.5 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान मापा गया। तो गर्मी से लोगों की हालत खराब हो रही है, क्योंकि पारा जो है 48 पार पहुंच गया है काफी। क्योंकि ये मई का अंतिम दौर चल रहा है और ऐसे में जून अभी पूरा बाकी है, तो इसलिए भी ये गर्मी काफी लोगों को सता रही है। 48.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सिरसा जो है प्रदेश का सबसे गर्म शहर या गर्म जो है जगह मानी जा रही है। तो ऐसे में ये काफी चिंता की बात भी है, क्योंकि स्कूल भी हैं लगातार जो है भीषण गर्मी को देखते हुए बंद कर दिए गए हैं। अपनी तरफ से जो है शासन, प्रशासन और सरकार भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, लेकिन गर्मी का सितम है कि लगातार जो है चल रहा है। और ऐसे में काफी चिंता की बात है, लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि हम बार बार अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से बताते हैं कि गर्मी ज्यादा है, तो ऐसे में आप सभी को पानी ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए, ठंडे पेय पदार्थ पीने चाहिए और ऐसी चीजें ज्यादा खानी चाहिए जो मौसमी होती हैं, जिससे कि आपको काफी गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन गर्मी का सितम शहर शहर जारी है, गांव गांव जारी है। गर्मी का एक तरीके से कहर जारी है। 48.4 डिग्री अधिकतम तापमान जो है वो सिरसा में देखा गया। तो ऐसे में काफी चिंताजनक है, क्योंकि जहां एक तरफ कहा जाता है कि सबसे ज्यादा गर्मी जो है राजस्थान में पड़ती है, लेकिन इस बार की गर्मी को देख करके लग रहा है कि सभी प्रदेशों का हाल जो है एक तरीके से गर्मी से बेहाल नजर आ रहा है। ये पूरी लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पूरी
जिलोवार जो है आप देख सकते हैं कहाँ कितना तापमान है। तो ऐसे में सबसे गर्म शहर जो है अभी तक सिरसा माना गया है, क्योंकि 48 के पार यहां पर तापमान पहुंच गया। और औसतन तापमान की बात करें तो 47 लगभग, ज्यादातर जगहों पे 47 डिग्री तापमान है। तो गर्मी का जो सितम है वो लगातार यहां पर जारी नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, हाल बेहाल है, क्योंकि शहर शहर एक तरीके से गर्मी का कहर देखा जा रहा है, वहां के क्या कुछ हालात है? देखिए ज्योति, अगर हम मौसम की बात करें तो इस वक्त जो पूरा हरियाणा या पूरा पंजाब है वो भयंकर जो भीषण गर्मी की जो वो चपेट में है। और मौसम जो है अगले 30 तारीख तक की, अगर 31 तारीख की तक की अगर हम बात करें तो अभी मौसम में जो कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी में विश्वास करें तो हम अगले 2 दिन यानी आज और कल जो है ड्राई मौसम रहेगा, और इस दौरान जो है हीट वेव जो है वो चलेगी 30, 31 और 1 और 2 जून की अगर हम बात करें तो हालात में थोड़ा सा सुधार होगा, लेकिन हीट वेव जारी रहेगी और जो रात का तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, जिसकी वजह से रात को भी लोगों को जो है वो गर्माहट महसूस कर सकते हैं। और बाकी अगर टेम्परेचर की बात करें तो अगर आज के हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो आज जो मिनिमम टेम्परेचर था वो भी जो है वो करीबन 4-5 ऐसे जिले हैं जहाँ का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से शुरू हुआ है। मिनिमम टेम्परेचर के बारे में आपको बता दूं, जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है तो उस वक्त जो है वो जो सबसे कम तापमान जो है वो मापा जाता है, और 3-3:30 बजे के आसपास जो है करीबन अधिकतम तापमान जो है मापा जाता है, क्योंकि 3:30 बजे के बाद सूरज जो है ढलान के ऊपर आ जाता है, तो उसके बाद जो है आमतौर पर टेम्परेचर जो नहीं बढ़ता है। तो अगर आज की हम बात करें तो सुबह सूरज निकलने से पहले जो टेम्परेचर था वो नारनौल के अंदर 32 डिग्री टेम्परेचर था, और कल 45 डिग्री के आसपास जो है वो कल शाम को 3 बजे जो है वो मापा गया था। तो हम ये मान सकते हैं कि इनका टेम्परेचर 32 डिग्री से 47 डिग्री के बीच में घूम रहा है। इसी तरह अगर हम भिवानी की बात करें तो भिवानी का आज सुबह का जो न्यूनतम तापमान था वो 31.2, सिरसा का 31 डिग्री सेल्सियस, और चरखी दादरी का 30.3, और सिरसा का भी 30 डिग्री है, और गुरुग्राम 28 डिग्री सेल्सियस, और नू का 28.7। तो इसी तरह के आमतौर पर जो टेम्परेचर है वो 27 से 32 डिग्री के बीच में न्यूनतम टेम्परेचर जो आज हरियाणा के आसपास जो बना हो, जो वाकई में चिंता की बात है। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो करीबन आधा-पौना घंटे तापमान ये कह सकते हैं ओपी की लगातार जो है कहर बरपा रहा है, तो ऐसे में लोगों को अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिलहाल बने रहेगा आप हमारे साथ। डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ गए हैं बतौर हेल्थ एक्सपर्ट। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। गर्मी का सितम ऐसा है कि सूरज पर तो काबू बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद का बचाव जरूर किया जा सकता है। तो बतौर हेल्थ एक्सपर्ट आपको क्या लगता है किन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है आजकल? देखिए, जिस प्रकार से गर्मी आगे बढ़ने वाली है और बढ़ती हुई दिख रही है, उसमें अपना ध्यान रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। 2 से 3 लीटर पानी पीना जरूरी है, खाली पेट निकलना जरूरी नहीं है, वर्जिश बहुत ज्यादा करना आवश्यक नहीं है, क्लोज जगह पे कहीं हमारे को रहना नहीं चाहिए जहां बहुत ज्यादा अत्यधिक पसीना आए, टाइट कपड़े पहनना नहीं चाहिए, ढीले सूती कपड़े पहनना चाहिए जिससे एयर का सर्कुलेशन होता रहे। और उसी के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो भी जैसे अल्कोहल है या स्मोकिंग है, टोबैको है, उसका बिल्कुल सेवन करना बंद करना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपके परेशानियां बढ़ सकती हैं। और साथ ही में जिन लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, उनको सुबह 9 बजे या 10 बजे के बाद बाहर निकलना आवश्यक नहीं होना चाहिए। जो भी आपको काम करना है या वॉक करना है वो सुबह 6 से 7 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि उसके बाद से इतनी धूप निकल जाती है कि वैसे भी संभव नहीं होता है बाहर निकलना। लेकिन खाने को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता है डॉक्टर साहब, क्योंकि खाने को लेकर के कई सारे लोग होते हैं कि गर्मियों में भी बहुत खाने लगते हैं। तो किस तरीके का खाना खाया जाए और कितनी सीमित डाइट होनी चाहिए? दाल, रोटी और सब्जी, साथ में जितने भी तरल फ्रूट्स हैं उनका सेवन करना जरूरी होना चाहिए। चिकनी, घी वाली चीजें या तली हुई चीजों को अवॉइड करना चाहिए। शाम को हल्का खाना खाना आवश्यक है। नॉन वेज इस समय अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय में गर्मी में परेशानियां उसमें बढ़ जाती हैं। इसीलिए अपनी जो दाल, रोटी, ककड़ी जैसी चीजें हैं उसमें ज्यादा अपने को ध्यान देना आवश्यक है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए बाहर जाते समय, लेकिन एक छोटा सा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गर्मी में आजकल लोग एसी के सामने ज्यादा रहते हैं, दिन भर रहते हैं, रात भर रहते हैं, तो ऐसे में क्या कोई दुष्प्रभाव भी उसके पड़ सकते हैं, या फिर कितना टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा।
26 से 27 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। अगर हम आज की तारीख में कूलर अफोर्ड कर सकते हैं, एसी की जगह कूलर बेटर रहता है। कूलर की हवा से बीमारियां ज्यादा नहीं होती। जो लोग कमरा बंद करके परेशानियां कर एसी में रहते हैं, उनमें जोड़ों का दर्द होना, दमे की शिकायत होना और गले की परेशानियां होना बढ़ता है। साथ ही में जो रोड साइड चीजें होती है, उनका खाना हमेशा बंद करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गन्ने के रस से जो रोड साइड से लेते हैं, उसकी वजह से लूज मोशन बढ़ते दिखते जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी परेशानियों, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है और इसी के माध्यम से आपकी गर्मी कट जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के साथ काफी अहम जानकारी साझा करने के लिए। ओपी, आपके पास वापस आना चाहूंगी, क्योंकि इतनी गर्मी है, जैसे कि डॉक्टर साहब भी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि किन किन तरीकों से अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ऐसे में प्रशासन की भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। स्कूलों को लेकर क्या कुछ हालचाल वहां पर है, क्योंकि छुट्टियों की बात भी कही जा रही है? देखिए, जब भी अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आमतौर पर ग्रीष्म काल के जो समर वेकेशन होता है वो 1 जून से होता है, लेकिन इस बार सरकार ने जो है वो मंगलवार से उसका जो है आज पहला दिन है और उसी से ऐलान कर दिया। तो स्कूलों में जो सभी प्रदेश के प्राइवेट और सरकारी स्कूल है 12वीं तक के, वो सभी जो है वो बंद कर दिए गए। परसों ही बच्चों को होमवर्क देने के निर्देश दे दिए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार बच्चों के भविष्य को देखते हुए और उनको ज्यादा दिक्कतें जो होती थी उसके चलते हुए स्कूलों को तो जो समर वेकेशन की घोषणा कर देगी, लेकिन अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से जो किसी तरह की जो अरेंजमेंट नहीं किए गए थे जो कार्यालयों। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है जिस तरीके की भीषण गर्मी पड़ रही है ओपी, उस तरीके से कहा जा सकता है कि अपना ख्याल, खासतौर पर बहुत अच्छे तरीके से अपना ख्याल रखे, पानी लगातार पिए, जैसा कि हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो गवर्नमेंट मॉडर्न संस्कृति प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला उपायुक्त ने आदेश दिया था कि 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टियां की जाए और इसी को देखते हुए 31 तारीख तक हीटवेव की वजह से छुट्टियां भी कर दी गई हैं। लेकिन आपको बता दें कि 1 जून से ग्रीष्मकालीन छुट्टियां पड़ जाएंगी और छुट्टियों से पहले ही स्कूल में पानी की पूरी व्यवस्था की गई थी। स्कूल के अंदर 2 वाटर कूलर लगाए हुए हैं और इसी के साथ ही प्रार्थना के समय में बच्चों को गर्मी से बचाव के लिए उपाय भी बताए जा रहे हैं। तापमान को देखते हुए जिला उपायुक्त द्वारा छुट्टी की गई है बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की। पानी वानी की तो सारी व्यवस्था हमारे यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमने आरओ प्लांट लगवाया हुआ है, ठंडा पानी है, पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने भी ये निर्णय कहीं किसी न किसी बेस पर शिक्षाविद या जानकार या और नागरिक अस्पताल में मरीज गर्मी से परेशान है। अस्पताल में बार बार बिजली की सप्लाई ठप हो रही है और भारी संख्या में मरीज अस्पताल में मौजूद भी हैं, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण उनका इलाज और जांच का कार्य नहीं हो पा रहा है। तो वहीं बिजली नहीं होने के कारण से डॉक्टर भी परेशान नजर आ रहे हैं। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है टोहाना से, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको टोहाना से दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये बयान सामने आया है और 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, सीएम का ये कहना है। करनाल उपचुनाव में भी बीजेपी की जीत हासिल होगी, ऐसा उनका कहना है। सिरसा सीट भी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और करनाल उपचुनाव में भी होगी बीजेपी की जीत। तो ये बड़ा बयान जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सामने आया है। टोहाना में उन्होंने ये बात कही है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 10 लोकसभा सीट पर एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश में जीत दर्ज करने वाली है और करनाल उपचुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी। और साथ ही सिरसा सीट को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि बड़े मार्जिन से यहां पर भी जीतने वाले हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको टोहाना से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है बहादुरगढ़ से, जहां पर मोहित राठी को धमकी मिली है। तो ये धमकी मिला जो मैसेज है, धमकी भरा मैसेज उनको मिला है। बहादुरगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी उनको दी गई है। वार्ड नंबर 13 के इनेलो से पार्षद हैं ये। आपको बता दें कंट्री कोड जो है 92+92 से उनको ये धमकी मिली है। व्हाट्सएप पे ये धमकी भरा मैसेज उनको आया है। बहादुरगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहित राठी को ये धमकी मिली है। इनेलो के पार्षद ये हैं, तो काफी इसके बाद से एक तरीके से हड़कंप का माहौल है। वार्ड नंबर 13 से इनेलो के पार्षद हैं मोहित राठी, और धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद से हालांकि उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की है, और धमकी के बावजूद जो है पुलिस से कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें व्हाट्सएप पर लगातार धमकी मिल रही है। +92 कोड से ये जो है मैसेज आ रहा है, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक पुलिसकर्मी की फोटो भी लगी है, और पार्षद ये बताए जा रहे हैं वार्ड नंबर 13 से इनेलो के, जिन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। मैं घर पे था, तो एक व्हाट्सएप कॉल आई मेरे पास। मैंने फोन उठाया और सीधा उसने बोला कि मोहित राठी बोल रहे हो। मैं कहा जी। बोला पापा का नाम सुरेश राठी है। फिर मैंने पूछा भाई क्यों पूछ रहे हो आप, कौन वो, क्या मैटर है। तो उन्होंने बताया नहीं। वो सीधे कह रहे भाई जितना पूछा जाए उतना बता। तो मैंने उनको बताया नहीं, तो उल्टा सीधा बोलने लगे। फिर सीधा बोला भाई मार देंगे तेरे को हम, और नफे सिंह राठी के परिवार से दूर रहो, ज्यादा कूद मत। फिर बार बार। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।